जय श्री राम। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं, एंजाइम कैसे वर्क करता है, तो दो मॉडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं। एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंपेयर करता है लॉक और की से। जैसे हमारे पास जो एक लॉक होता है, जो ताला होता है, उसकी एक फिक्स चाबी होती है ना। लॉक में एक होल की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो चाबी आप डालते हो, फिर वो जो है लॉक है ओपन हो जाता है ना। जो ईमेल फिशर थे, ईमेल फिशर ने कहा कि ये जो एंजाइम है वो बिल्कुल उस लॉक की तरह है, और जो एंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है वो बिल्कुल ये लॉक का जो होल है ना उसकी तरह है ना। और जो की है, की सबस्ट्रेट की तरह है। जैसे लॉक का अपना की फिक्स होता है ना, वैसे ही एंजाइम का सबस्ट्रेट फिक्स होता है, ठीक है। और जैसे लॉक में आपने की इंसर्ट कर दिया, वैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर के बाइंड कर जाता है। फाइन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, वैसे ही जैसे ये की जो है वो अपने लॉक में बिल्कुल फिट होता है, और हर लॉक का अपना की होता है, ठीक है। ये तो कंपेयर किया गया एंजाइम और सबस्ट्रेट को लॉक और की से, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट फिक्स होता है। फाइन। फिर दूसरा मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। देखो, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है इसको दिया था कोस्टलैंड ने दिया था। कोस्टलैंड ने क्या कहा था कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है ना, तब एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ चेंजेज इंट्रोड्यूस होते हैं, और उस चेंजेज इंड्यूस होने के बाद से ये सबस्ट्रेट पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंजाइम के एक्टिव साइट में। इसीलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट causes some changes in active site of enzyme, and then this substrate will fit at active site of enzyme. Fine. जैसे आप देखो ये शॉर्ट को देखो, ये शॉर्ट जब मुझे मिला था तो बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल एक थिन लेयर की तरह था, है ना। आयरन करके इसको चपटा बना के दे दिया गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पहना तो ये क्या हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया ना। वैसे ही जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट में, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ चेंजेज होती हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद से वो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात सुनने वाली है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना, उसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझे। देखो, एंजाइम है तो प्रोटीन ही ना, और प्रोटीन के पास क्या होते हैं? प्रोटीन के पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। अब एंजाइम जो है, एंजाइम के एक्टिव साइट में अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड होंगे, और उनका अपना अलग अलग केमिकल नेचर होगा, ये उनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्टिव साइट में जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं एंजाइम के, उनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और उन फंक्शनल ग्रुप्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है बटरेस ग्रुप और दूसरा है कैटालिटिक ग्रुप। देखो, बटरेस ग्रुप होता है ना, वो बस वहाँ पर सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है, और कैटालिटिक ग्रुप जो होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप चिकन गए लाने, आप मीट लाने गए तो कसाई ने क्या किया कि मुर्गे की गर्दन पकड़ ली और चॉपर से काट दिया। आप समझ लो कि जो कसाई वो एंजाइम है, और मुर्गा जो है वो सबस्ट्रेट है, और जिस हाथ से उसने पकड़ा वो उसका बटरेस ग्रुप है, बस वो पकड़ रहा है। और चॉपर क्या है, वो कैटालिटिक ग्रुप है, और उसके बाद से जो मीट है वो प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं आप? इवन आई एम वेजिटेरियन, डोंट फील अफेंडेड। तो क्या है कि जो बटरेस ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप होते हैं, वो बटरेस ग्रुप सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, और कैटालिटिक ग्रुप उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने वाले हैं वो है एंजाइम इनहिबिशन है। तो चलिए हम एंजाइम इनहिबिशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनहिबिटर क्या होता है स्टूडेंट्स?
फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ इनहिबिटर। देखो इनहिबिटर वो सबस्ट्रेट होता है, इनहिबिटर वो चीज़ होती है जो एंजाइम के एक्टिविटी को रोकती है, उसको इनहिबिट करने का काम करती है। वेरी सिंपल। एंजाइम का जो रिएक्शन कैटालिसिस होता है उसको रोकने का काम कौन करता है? इनहिबिटर करते हैं। अब ये जो इनहिबिटर होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये इनहिबिटर दो टाइप के होते हैं। एक इनहिबिटर जो होता है उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्या? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करते हैं। हालांकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए अब इसको भी देख ही लेते हैं। देखो इरिवर्सिबल इनहिबिटर का एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल है, पहले तो आप ये समझे इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता क्या है। देखो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जब एक बार एंजाइम से बाइंड करेगा ना, तो कभी भी एंजाइम के को वो वहाँ से रिलीज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए बाइंड कर जाएगा। और हमेशा के लिए बाइंड कर जाएगा तो हमेशा के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने का काम करता है वो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मस्टर्ड गैस, नर्व गैस। मस्टर्ड गैस या नर्व गैस जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन स्टरेज जो होता है ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम, एनिमल्स के न्यूरल सिस्टम का एंजाइम है। ये जब यहाँ पर एक बार बाइंड कर जाती है ना, तो वो उस एंजाइम से कभी भी रिलीज नहीं होती, न्यूरल सिस्टम फेल हो जाता है। हिटलर का नाम सुना है आपने? हिटलर होलोकॉस्ट उसने किया था ना, ज्यूस लोग को लार्ज स्केल पे मारा था। तो ज्यूस लोग को वो गैस चेंबर में मारता था ना, तो कौन सी गैस यूज़ करता था वो यूज़ करता था मस्टर्ड गैस, नर्व गैस को यूज़ करता था। वो क्या करती थी, वो गैसेस क्या करती हैं कि जो न्यूरल सिस्टम का एसिटाइल कोलिन स्टरेज है उसे वो हमेशा के लिए इरिवर्सिबल इनहिबिशन से रोक देती हैं, न्यूरल सिस्टम फेल हो जाता है, पर्सन का डेथ हो जाता है। डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो होता है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। ये इंसेक्ट के एसिटाइल कोलिन स्टरेज से बाइंड करके और कभी भी वहाँ से रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है समझे। ये है, मान लो कि एक एंजाइम है ना, इससे ये सबस्ट्रेट बाइंड करना है और इसे बाइंड करने के बाद से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो एंजाइम का इनहिबिटर होता है ना, इस इनहिबिटर की देखें सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है ना। तो ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट से जब बाइंड करेगा ना, सॉरी, ये जो इनहिबिटर ये सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। भाई दोनों का शेप तो एक जैसा है ना, तो ये इससे कंपटीशन करता है, मैं बाइंड करूँगा, मैं बाइंड करूँगा, और ये बाइंड करता है। और ओबियसली जब ये बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का शेप सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है, वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, और जब ये बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फाइन, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है ना, ये सक्सिनिक एसिड को, सक्सिनेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। ये सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है? मैलेट में कन्वर्ट करता है। अब क्या है कि ये जो हमारा सक्सिनेट होता है, इस सक्सिनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो होता है मैलोनेट। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, सक्सिनिक एसिड का, सक्सिनेट का, और ये मैलोनेट का देखें। अब ये क्या करता है कि सक्सिनेट से कंपटीशन करता है, ये इधर बाइंड करता है, और जब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। देखो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है कि खूब सारे अमाउंट में चाहिए होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, वो बैक्टीरिया फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करता है। फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे करता है, तो वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। एंजाइम जो होता है, एंजाइम यहाँ पर होता है डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेस। डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेस के प्रेजेंस में ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है वो फॉलिक एसिड फॉर्म करता है। इतना समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बैक्टीरिया फॉलिक एसिड के बिना जी नहीं पाता है। अब क्या है कि एक ड्रग का कैटेगरी होता है सल्फेनिलामाइड ड्रग्स। ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ना, इनकी पैरा अमाइनो, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। तो ये क्या करता है, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से compete करके और ये इधर डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज से बाइंड करता है, और जब ये सल्फा ड्रग बाइंड करेगी तो फॉलिक एसिड जो होगा, फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा। बैक्टीरिया के अंदर जब फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा, बैक्टीरिया का डेथ निश्चित है। ठीक है, तो सल्फा ड्रग को यूज किस लिए किया जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ये एंजाइम जो डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और सबस्ट्रेट कौन होता है, सबस्ट्रेट होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, दारू तो पीते हो गए आप लोग। दारू जो होता है, अल्कोहल जो होता है, आई मीन उसके अंदर, दारू के अंदर कौन सा अल्कोहल होता है, वो होता है इथेनॉल होता है। ठीक है, ये जो इथेनॉल होता है ये हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और स्टमक से एब्जॉर्ब हो करके वो लीवर में जाता है, और लीवर में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। वो इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, और एसिटल्डिहाइड से फिर एसिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है, उससे फैट का सिंथेसिस होता है, और उससे एनर्जी मिलती है। फाइन, तो बेसिकली ये है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, दारू, है ना। इथेनॉल से क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना, और बनाया इसको किसने, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बनाया। मिथेनॉल जो होता है ना, मिथेनॉल ये एक्चुअली इसका भाई बहुत ख़तरनाक होता है। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। अगर इथेनॉल के साथ मिथेनॉल भी रहेगा तो ये इससे कंपटीशन करता है, इथेनॉल से कंपटीशन करता है, ये एक्टिव साइट में बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद से जब ये बाइंड करेगा तो ये अपना प्रोडक्ट बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। और बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, वो पर्सन को किल ही कर देगा। जब ये कम रहेगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ पर्सन अंधा होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो सीधे डेथ होगी, है ना। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। एक मिथेनॉल पॉइजनिंग, है ना, आपने सुना है कि देसी शराब पी के इतने मर गए उतने मर गए। कई बार क्या होता है कि वो जो देसी शराब होता है उसमें इथेनॉल जो है उसके साथ साथ मिथेनॉल भी बन जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, अच्छा, अब इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में थोड़ा सा एंजाइम काइनेटिक्स देखते हैं, समझे। देखो, अगर आप एक एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेते हो, समझे आप लोग, अगर आप एक एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेते हो, है ना, और दूसरे एक्सिस पर लेते हो रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की रिएक्शन वेलोसिटी लेते हो, अगर आप ऐसे लेते हो ना बच्चे, तो ये है नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मल कंडीशन का ये रहा आपका Vmax रहा, है ना, ये Vmax हुआ, और अगर ये Vmax है, ये रहा उसका हाफ Vmax, और ये रहा उसका Km। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने ये जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, इस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में आपने क्या किया, थोड़ा सा उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दिया, है ना।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालने के बाद से आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में आप ये देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा वाला ग्राफ। तो दूसरा वाला ग्राफ जो है पहले वाले से कैसे डिफरेंट है समझिए। देखो दूसरे वाले ग्राफ में वी मैक्स तो उतना ही है, देख लो आप, वी मैक्स तो भाई उतना ही है ना, पहले जितना वी मैक्स था, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन था, वी मैक्स तो अब भी उतना ही है। लेकिन आप देखो इसका जो Km है ना, Km अब इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर देखिए Km यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ KMI। KMI मीन्स Km इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो Vmax जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं है ना, लेकिन Km इंक्रीज हो जा रहा है। देखो Km का इंक्रीज होना बता रहा है ना कि जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है उसके बीच की एफिनिटी है वो कम हो चुकी है। तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax विल नॉट चेंज, Km विल इंक्रीज। ओके, दूसरा हम बात करते हैं वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। देखो ये है हमारा सबस्ट्रेट है ना, और ये है उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबस्ट्रेट आराम से एक्टिव साइट में बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है ना, ये एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं कर सकता है। वाई दे कैन नॉट बाइंड, बिकॉज दे हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की सबस्ट्रेट से कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती है, तो ये कंपटीशन नहीं कर सकता एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ना, ये है पूरा शैतान। ये क्या करता है कि कहीं और बाइंड कर जाता है, इट विल बाइंड अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, और अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड करने के बाद से ये एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को ही, उसके ओरिएंटेशन, उसके डायमेंशन को ही चेंज कर देता है। और अब क्या होगा, सबस्ट्रेट तो अब बाइंड नहीं कर सकता ना इससे। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर सकता है क्या, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड करता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड कर सकता है क्या, नहीं बाइंड कर सकता। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। सॉरी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है साइनाइड आयन। ठीक है, आपको पता है कि ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का सबस्ट्रेट कौन होता है, इसका सबस्ट्रेट होता है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनली वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो साइनाइड आयन होता है। साइनाइड आयन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा नहीं होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काइनेटिक्स देखोगे, आप एक एक्सिस पे ले लो रिएक्शन वेलोसिटी, दूसरे एक्सिस पर ले लो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फाइन, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे मैं इधर देखता हूँ, ये रेड वाला ग्राफ देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ग्राफ है, इसका अपना Vmax है, इसका अपना Vmax है, ये देखिए इसका अपना Vmax है, ये अपना हाफ Vmax है, और ये रहा Km। आपने क्या किया कि यही जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन में एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दिया, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालने के बाद से ये आपको नीचे वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में देखिए
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये देखो आप Km जो Vmax है अब तो कम हो गया ना भाई, Vmax तो अब ये नया वाला Vmax तो यहाँ पर आ गया ना, नीचे आ गया ना। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो Vmax है स्टूडेंट्स, इस Vmax का हाफ Vmax इस पॉइंट पे है लगभग, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाफ Vmax आई, मतलब इनहिबिटर के प्रेजेंस में हाफ Vmax, और इसका हाफ Vmax पर अगर आप इसका Km देखोगे तो Km फिर उसी पॉइंट पे आएगा। यही होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर Kmi जो है मीन्स Km इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये पहले वाले Km के बराबर ही है। तो इसे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके प्रेजेंस में Vmax विल डिक्रीज बट Km विल नॉट चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन Km। ओके, ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax का क्या होता है, नो चेंज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax विल डिक्रीज। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km इट विल इंक्रीज, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km नो चेंज। फाइन, ये है आपका एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के बाद से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, वो है एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन क्या होता है समझिए। एलोस्टोरिक एंजाइम क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। देखो, एलोस्टोरिक एंजाइम कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं, उनके पास एक्टिव साइट के अलावा एक और एरिया होता है जिसको कहते हैं एलोस्टोरिक साइट, ठीक है। इस एलोस्टोरिक साइट में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और वो मॉलिक्यूल बाइंड करके या तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा और या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा। एलोस्टोरिक एंजाइम में एक एक्स्ट्रा साइट होता है एक्टिव साइट के अलावा, जिसको कहते हैं एलोस्टोरिक साइट। जब भी वहाँ पर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, बढ़ा देता है। और जब भी वहाँ पर निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। एक एग्जांपल से समझिए, एक ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है। ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है और ये फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th कार्बन पर ऐड कर दिया जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबस्ट्रेट क्या है भाई, ग्लूकोज, प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना, ये एक्चुअली निगेटिव मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, ठीक है। निगेटिव मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, ठीक है। ये हेक्सोकाइनेज के एलोस्टोरिक साइट में बाइंड करेगा और बाइंड करके हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। फाइन, समझ रहे हैं आप लोग, ये वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को कम करने का काम करता है, किसको, हेक्सोकाइनेज की। इवन इट इज़ प्रोडक्ट है, लेकिन ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने का काम करता है एलोस्टोरिक साइट पे बाइंड करके। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये निगेटिव मॉड्यूलेटर का एग्जाम्पल है और ये एंजाइम एग्जाम्पल है एलोस्टोरिक एंजाइम का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो निगेटिव मॉड्यूलेटर का जो इनहिबिशन होता है ना, इसको निगेटिव फीडबैक भी कहा जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में एक और रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में क्या है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक ATP ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद से ADP एनर्जी मिलती है और उसका फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ये हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब क्या है ना कि जो ATP होता है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का निगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। जितना ज़्यादा ATP होगा ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को कम करने का काम करेगा, लेकिन जो ADP होता है ना, ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का। तो इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए एलोस्टोरिक रेगुलेशन का,
एक बताया फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज 1 का रेगुलेशन, दूसरा बताया आपको हेक्सोकाइनेज का रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एंजाइम इन्हिबिशन देख लिया और एलोस्टोरिक एंजाइम देख लिया, बाकी देखेंगे हम लोग